आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उससे शेयर कर पाएंगे। देखिए, हम सभी लोगों का दिल्ली का जो धरना प्रदर्शन है लगातार कंटिन्यू चल रहा है और टीम के सदस्यों के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटी से भी मुलाकात लगातार अभ्यर्थियों की चल रही है और लगातार ये धरना प्रदर्शन आप सभी लोगों के लिए एक हितकारी कदम होने चल रहा है। अभी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप सभी लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम सभी लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। अभी एक क्यूरेटिव याचिका, उपचारात्मक याचिका जो विस्तृत बेंच में डाली जाएगी संविधान पीठ में, और इस याचिका के लिए मजबूत तथ्य, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक क्लियरिफिकेशन की याचिका थी जिसमें हमने कहा था कि कोई मजबूत पक्ष रखा जाए, लेकिन नहीं माना गया उसको और वैसे ही याचिका डाल दी गई। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो याचिका डिस्पोज हो गई सिर्फ रजिस्ट्री के ही माध्यम से। तो उन तमाम तर्कों को जब बाकायदा हम लोग याचिका को मेंटेन करेंगे, तैयार करेंगे और उसमें उन तमाम तर्कों को रखा जाएगा जो कि बीएड विद्यार्थियों को थोड़ा सा राहत प्रदान करने वाले हों, ठीक है ना। और यदि इन्होंने अच्छे से पैरवी की होती, क्योंकि ये एनसीटी की लापरवाही है। भारत के राजपत्र को दे करके ही बीएड के डिग्री धारकों ने डिग्रियां लेनी शुरू की। अभी मैंने आप सभी लोगों को कंटिन्यू बताया था जब ये काउंसलिंग चल रही थी बीएड की, ठीक है ना, आपको मैंने बताया ना 80% से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। कोई विद्यार्थी जा ही नहीं रहा है एडमिशन लेने के लिए। कौन करेगा बीएड? क्या मतलब है बीएड का? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं वो कुछ आक्रामक होकर के जो है मतलब आकर के चैनल पे जिस तरीके के कमेंट्स आद कर रहे हैं, ठीक है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में अच्छे खासे नपते भी हैं लोग, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमें बाकायदा पर्सनली जानते हैं वो हमारी हैसियत, हमारी पहुंच, वो हमारी ताकत को बखूबी जानते हैं। और मैं 2 बार 3 बार इग्नोर करता हूँ, लेकिन चौथी बार मैं जो है टॉयलेट साफ करने लायक भी नहीं छोड़ता हूँ फिर, ठीक है ना। एक थे यादव जी फाफा मऊ के, प्रयागराज के, सिर्फ उनसे एक बार एक गलती हुई थी और जो है मतलब उनको अपने जूते पर नाक रगड़ने के लिए भी बस कर दिया था मैंने, समझ रहे ना। क्योंकि अपनी जो मानसिकता है वो अपने तक ही रखिए और चैनल्स पे आकर के यदि आप कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। ये मत कहिएगा कि आपने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था, ये फाइनल अल्टीमेटम है, ठीक है ना। मैं अपने पक्ष के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा जो प्रयास है मैं वो कर रहा हूँ। आपने चैनल देखना है, वीडियोस देखनी है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन यहाँ पे आकर के जो है ना हगना बंद करिए, ठीक है। आज कड़े शब्दों में समझा रहा हूँ कि अगर फालतू के कमेंट्स करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब मैं सिर्फ ये अल्टीमेटम नहीं दे रहा हूँ, करके भी दिखा दूँगा, ठीक। तो संयमित एक अध्यापक की जो मर्यादित भाषा होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना विरोध कर सकते हैं। मैं जानता हूँ अभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है ना, और जीत की खुशी में कुछ लोग पचा जाते हैं, कुछ लोग उन्मादी हो जाते हैं। तो उन्मादियों को क्या होता है जानते हैं ना, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है वो कला मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि विस्तृत बेंच की याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों से वार्ता चल रही है। जिन तर्कों को लेकर के, जिन माध्यमों को लेकर के हम सभी लोग विस्तारित ढंग से जाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में डीएलएड और बीटीसी का कहीं भी स्थान नहीं है। ना भरोसा और नई शिक्षा नीति उठा करके देख लीजिए, ठीक है ना, आपको स्वयं सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है। दूसरा ये कि डीएलएड और बीटीसी को कोर्स को पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया जा रहा है, केवल इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही चलेगा सिर्फ। तो 2 वर्षीय और 4 वर्षीय, जब 3 वर्षीय 5 वर्षीय अभी से ही वैलिड हैं तो वो भी चीज़ें वैलिड रहेंगी, ठीक है ना। और जब आप हायर लेवल पे पढ़ा सकते हैं तो आप एलिमेंट्री लेवल पे क्यों नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। जब आप 6 to 8 में पढ़ा सकते हैं और 6 to 8 में डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी एलिजिबल हैं जो स्नातक स्तर के होते हैं, हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने डीएलएड और बीटीसी वाले के विद्यार्थियों को हमने गालियाँ देनी शुरू कर दी, ऐसा तो है नहीं।
मैं उनके विरोध में कुछ बोलता भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ बीएड का पक्ष रख रहा हूँ ना, उसके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ ना। और मैं तो वैसे भी प्रशिक्षित स्नातक हूँ, मुझे तो पीआरटी से कोई लेना लाना भी नहीं है। फिर भी अगर आप सभी लोगों को कुछ भी चीज़ें आप अपना विरोध जताना चाहते हो तो आप विरोध जता सकते हो, लेकिन एक मर्यादित और संयमित भाषा में, ठीक है ना। और यह क्यूरेटिव याचिका उपचारात्मक की बात करिए ही मत। अब सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि हम सभी लोग जो मुद्दा तैयार करें जिसमें तमाम वो तर्क हों, और कोशिश ये होगी कि एमएचआरडी हमारे साथ वहाँ पे खड़ी हो। ये चीज़ें कन्फर्म की जाएंगी पहले, ठीक है ना। अगर ये एमएचआरडी वहाँ पे खड़ी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे महान्यायवादी महोदय खड़े होते हैं, सरकार इसकी पैरवी करती है, क्योंकि सरकार ऐसे ही बीएड के विद्यार्थियों को बीच मझधार में छोड़ करके पल्ला अपना नहीं झाड़ सकती, जिस तरीके से एनसीटीई ने किया है। क्यों? क्योंकि एनसीटीई ने कुछ बोला नहीं, ये नहीं बताया कि हाँ कब से आदेश लागू करना है, कैसे क्या करना है। जो बीएड के विद्यार्थियों को हमने वो किया था, अब भैया आपसे कहा गया कि आप इनको कमेटी बना करके ले आते, आप इनको संशोधन करके ले आते। सर्वोच्च न्यायालय ने यही तो कहा कि आप कमेटी बनाते, संशोधन करते, कैबिनेट से पारित कराते सारी चीज़ों को, उसके बाद आप इनको सम्मिलित करते, तो फिर समझ में आता है एक संवैधानिक तरीके से आपको लाना चाहिए था। बस आपने ऐसे मौखिक तौर पे देखा और फट से वो कर दिया। चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हों, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हों, ठीक है ना, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो बीएड के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि उनको भी चुनावी क्षेत्र में जाना है। और जाहिर सी बात है कि अगर 50 कैंडिडेट, 50 विद्यार्थी, स्टूडेंट, युवा खड़ा है, तो उसमें से मैं गारंटीड कर रहा हूँ कि 25 विद्यार्थियों ने, आधे विद्यार्थियों ने बीएड कर रखा होगा, गारंटीड है ये, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप सभी लोगों के पूरे पक्ष समाप्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से अस्तित्व समाप्त हो चुका है, बिल्कुल नहीं। अभी सारी चीज़ें हम सभी लोगों की वो जिंदा हैं, उम्मीदें जिंदा हैं, हम सभी लोगों के प्रयास जिंदा हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि आप फ़ोटो खींच के लाते, ये करते, वो करते, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है मेरे भाई बहनों कि हमें उतना समय नहीं मिलता, ठीक है ना, कि हम आपको कट एंड पेस्ट करके सारी चीज़ें दिखाएं। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम उस चीज़ पे कर पाएँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है ना। तो मैं कार्य जो करता हूँ उसका परिणाम विद्यार्थियों को मिलता भी है। आज ये संख्या 10,000 12,000 पहुँच रही है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के चैनल ड्रॉप कर देने से चैनल समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि ये संख्या तब भी वही थी जब तक बीएड का केस का ये ऑर्डर नहीं आया था, तब ये संख्या 9,500 के पार ही थी, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो विद्यार्थी भी हम पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई बहनों के, प्रतियोगी भाई बहनों के हित के लिए, उसका सकारात्मक एडवांटेज उनको मिला है, तभी तो भरोसा है, तभी तो भरोसा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीआरटी के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वक्त देना होगा, ठीक है ना। हम सभी लोगों का लगातार प्रयास, लगातार कोशिशें जारी हैं, और आज भी कई मंत्रियों को, कई सांसदों को हम सभी लोगों ने पत्राचार किया है। आश्वासन वहीं से वही चीज़ें मिलती हैं कि बीएड विद्यार्थियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं, कार्य किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी आप सभी लोगों को परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोग अभी इतने ही नर्वस ना हो जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल भी। कुछ लोग आप सभी लोगों से कह रहे होंगे कि बीएड की जो पुनर्विचार याचिका है वो खारिज हो गई, और जो आदेश है वो 21 नवंबर सन 2021 से लागू होगा, है ना, ये चीज़ें हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो याचिका डिस्पोज हुई है उसमें कोई ऐसा तथ्य ही नहीं था जिसके माध्यम से हम सभी लोग उस चीज़ को देख सकते या उसकी पैरवी करवा सकते। एक फ्रेश याचिका डालनी है इसमें, ठीक है ना। और ये याचिका अब पुनर्विचार यदि हमारी एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होती है तो विस्तृत बेंच का रास्ता हमारा ओपन है, ठीक है ना। और विस्तृत बेंच में ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को पार्टी बना जाएगा, बिल्कुल नहीं, एमएचआरडी को डायरेक्ट बनाएंगे, आए एमएचआरडी और वहाँ पर अपना पक्ष रखे। कम से कम विद्यार्थियों को ये तो पता चलेगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीएड विद्यार्थियों का क्या स्टैंड लेती है। एनसीटीई ने बोल दिया ना कि अब हम कोई भी पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल करेंगे, ठीक है, आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रिव्यू पिटीशन में कुछ होना हवाना है नहीं। आपको जब हम विस्तृत बेंच संविधान पीठ में लेकर के चलें तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए ना, विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए कि जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उन्होंने लाइन में लग करके और वोट दे करके चुना है वो उनके बारे में क्या सोचती है,
कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी ना, तो विद्यार्थियों का स्टैंड भी अपना क्लियर हो पाएगा, है ना। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, वीडियोस को शेयर किया करिए। आंदोलन लगातार चल रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया आप क्यों नहीं गए, कुछ लोग कहते हैं तुम क्यों नहीं गए, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मुझे CL लेना पड़ता है, ठीक है ना। मैं प्रशिक्षित स्नातक हूँ, कोई ऐसा वैसा तो है नहीं कि मतलब हम हर जगह पे CL लेकर के भागते ही फिरें, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, विद्यार्थियों को एकजुट करते हैं और विद्यार्थियों को एक्टिवेट करने के बाद उनका मोटिव बताते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। विद्यार्थियों की एकजुटता का ही ताकत होता है जो आप सभी लोगों के कार्यों को हम लोग करा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता, साथ ही साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के। आज शिक्षा निदेशालय में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि संडे था। शिक्षा निदेशक जो उप शिक्षा निदेशक चौरसिया सर है, उनके आवास पर जाने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे ही 9 बजे हम लोग निकले हैं और 11 बजे 11:25 पे उनसे मुलाकात हुई, फिर पुनः जो है मतलब घर वापसी हुई। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो मुद्दा है उस पर शिक्षा निदेशक महोदय ने स्पष्ट शासन को लिख दिया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो नया एजुकेशन सत्र आएगा, सेशन आएगा, उसमें साइंस आर्ट वाला कोई फैक्टर ही नहीं रहेगा। कोई चाहे तो फिजिक्स पढ़े, साथ में इतिहास भी पढ़े, भूगोल भी पढ़े, जिसमें उसकी रुचि बनती है वो पढ़ सकता है। जब उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है तो आखिर TGT या PGT कहाँ के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहेगा, या LT GIC कहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहेगा, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। और NCT ने भी कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो इनको समायोजित कर सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय में, जो मतलब विषय इन्होंने B.Ed में ले रखा है उसमें आप इसको समायोजित कर सकते हैं। तो NCT ने एकदम क्लियर कर दिया। अब जो कुछ भी करना है राज्य सरकारों ने करना है। क्यों? क्योंकि वो PRT से विद्यार्थी बाहर हैं बेचारे, 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करके जब डिग्री हासिल किए हैं तो आखिर वो जाएंगे कहाँ, है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी सोचना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके GRC लेक्चरर में 50% का मुद्दा समाप्त हुआ, उसी तरीके से हमारे भाई बहनों का यह मुद्दा भी समाप्त होगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और अब चूंकि थोड़ा सा शेड्यूल बदलेगा तो आप सभी लोगों के कार्य बहुत तेज़ी से संपादित होंगे। अक्टूबर में आपकी रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, ये आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था, स्वयं इस बात को की जानकारी दी थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत जल्दी ही होगा, ठीक है। अभी मुद्दा सिर्फ आपका धारा 18 और 21 को लेकर के वहाँ पे वाद विवाद चल रहा है और इसको भी बहुत जल्दी संशोधित करके सम्मिलित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूरी प्रक्रिया ही आप सभी लोगों की समाप्त कर दी जाएगी, जल्दी से जल्दी अस्तित्व में ला करके। सूचना प्राप्त हुई है कि सदस्यों का चयन कंप्लीट हो गया है, अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी कंप्लीट हो गया है, सचिव और उप सचिव सहित परीक्षा नियंत्रक भी कौन बनने वाला है ये भी क्लियर हो गया। सूचना यही है कि जितने भी आपके अधिकारी हैं, मतलब IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को कमान सौंपी जाएगी ताकि परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ताकि आप सभी लोगों का जो शेड्यूल है, आप लोगों को टाइमली भर्तियां मिले, टाइमली आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिले। UPTET 2023 के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे, ऐसा नहीं डीलर OBTC वाले विद्यार्थी हमारे विरोधी हो गए हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से विद्यार्थी हमसे नोट्स भी लेते हैं, बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेजेस भी करते हैं कि सर जी TET का कब तक विज्ञापन आ रहा है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है डीलर OBTC वाले विद्यार्थी ही हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी आपको UPTET के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही है, ठीक है ना। इस कसमकस में कि चूँकि अभी तक B.Ed के मुद्दे को लेकर के गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे नहीं आई है और इसको आना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना स्टैंड इनको क्लियर ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ आदि कई राज्यों के जो मैटर हैं, 5 तारीख को आपका MP का जो केस लगा हुआ है उसमें स्पेशल अनुमति वाला पत्र आपका 100% राज्य सरकार के माध्यम से दिखाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें प्राण अटके हुए हैं जो है मामा जी के भी, ठीक है। और चुनाव है, नवंबर में ही इलेक्शन है और 5 सूचना मिली है कि 10 अक्टूबर तक वहाँ पे चुनावी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, ठीक है ना। शेड्यूल उसका तुरंत बना दिया जाएगा और पूरा शेड्यूल आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कार्यवाहक होने के पहले ये सारे मुद्दों को निपटा लेना चाहती है, ताकि उनको किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना चुनावों में ना करना पड़े। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए
अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें अवश्य ही प्रदान करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।